अभी हमने थोड़ा यंग जनरेशन है उसके पर्सपेक्टिव से बोला, जो मिड लाइफ में जो रहते हैं लाइक 40s 50s, वो भी जाहिर सी बात आपके पास आते होंगे, वो किस तरीके के साइकोलॉजिकली उनकी चैलेंजेस होती हैं? इज इट द सेम और इज इट डिफरेंट? ये देखिए, मेरे पास जो 20s वाला जो क्राउड आता है या मे बी अर्ली 30s, उनका सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, ज्यादातर लोग की शादी नहीं हुई रहती, अनमैरिड रहते हैं, बैचलर रहते हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज रहता है मैरिज के लिए। दूसरा, क्योंकि उनका करियर उस समय शेप ले रहा होता है, तो वो डेली मीटिंग्स में जाना, लोगों से बात करना, बॉसेस के सामने प्रेजेंटेशन देना, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सनालिटी में कोई चीज कम है, आपको ऐसा लगता है सब लोग का ध्यान वहीं जा रहा है, जबकि ऐसे जरूरी नहीं होता। तो वो सबकॉन्शियसली जब आपके चेहरे को वो देख रहे होते हैं, तो आपको लगता है शायद वो मेरे बाल को जो नहीं है वो नोटिस कर रहे हैं। तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में वो थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ होता है। ये आप मान के चलिए 20s और मिड 30s तक ये एज ग्रुप है। 35 ऑनवर्ड्स जो ग्रुप आता है, वो लगभग फिर अगला ब्रैकेट पकड़िए 35 to 55 के आस। इस समय तक लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ चुकी होती है, शादी हो चुकी होती है, लगभग सारे लोगों के कुछ ना कुछ बच्चे वगैरह हो चुके रहते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती है। अब आपका लुक उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि मेरे लुक से मुझे कोई जज करेगा, वो एज ब्रैकेट से आप निकल चुके। तो इस एज के लोग क्या होता है, एक बार वो लाइफ में सेटल हो चुके होते हैं एंड दे आर वेल टू डू इनफ, तो उनको लगता है यार अब थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम किया जाए। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं रहते हैं, उनको लगता है बस अब मिरर में देखता हूँ, बाल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बाल लगेंगे तो मैं और अच्छा दिख, वो इस मेंटालिटी से आते हैं। एंड 55 प्लस वाले जो लोग आते हैं, ये तो मैं बोलूंगा प्योरली शौकीन लोग हैं। ओके, यस। मैंने रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है रायपुर के, ही इज 72, उनका मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया एंड इट वाज सक्सेसफुल। यस, उनका वही था, अब बहुत हो गया, आई वांट टू, मतलब प्रैक्टिस छोड़ के मैं घूमना चाहता हूँ, मैं फोटोज खिंचवाना चाहता हूँ, तो अब मेरी फोटो में मुझे बाल चाहिए। सर, इज देयर एनी मैक्स एज कैप जहां पर आपको लगे कि नहीं, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। पेशेंट शुड बी हेल्दी। ओके। एंड दूसरा, डोनर एरिया जो होता है जहां से हम रूट्स लेते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। सिर्फ दो क्राइटेरिया है। डोनर एरिया सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, डोनर एरिया क्या होता है, जब भी आपने नोटिस किया होगा, बॉल्डनेस वाले जो पेशेंट होते हैं, तो सर के ऊपर के बाल चले जाते हैं, बट कान के ऊपर के और दोनों कान के बीच का जो सर है पीछे का, वहां पे बाल बचे रहते हैं। बिकॉज उसका एक साइंटिफिक रीजन है, वो बाल आपके जेनेटिक जो बॉल्डनेस है उससे इम्यून होते हैं। तो वो जो डोनर, उतने जो बाल होता है उसको डोनर एरिया कहा जाता है। तो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, उस एरिया से ही रूट्स निकालते हैं और जहां पे ट्रांसप्लांट करना है उस एरिया में इम्प्लांट कर देते हैं। सर, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट ब्रॉडली स्पीकिंग दो टेक्निक्स होती हैं, FUT और FUE। FUT इज फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, FUE इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। FUT इज द ओल्डर टेक्निक। उसमें क्या होता है कि पहले जिस एरिया मुझे ट्रांसप्लांट करना है, वहां पे मैं एनेस्थीसिया लगा के उस एरिया को कंप्लीटली नम कर देता हूँ। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट ज्यादातर केसेस में लोकल एनेस्थीसिया में होता है, मतलब आपको बेहोश नहीं किया जाता है। जैसे आपने कभी दांत निकलवाया होगा, दांत के आसपास इंजेक्शन लगा के वो सुन कर देते हैं, या कहीं टांका लगाया होगा तो वहां सुन कर देते हैं, ऐसा ही रहता है। तो फिर स्टेप 1 में क्या होता है कि हमें छोटे छोटे स्लिट्स बनाने होते हैं, छेद बनाने होते हैं। उनका डेप्थ जनरली 4 से 4.5 मिलीमीटर्स होता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि डोनर एरिया से ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं। ग्राफ्ट मींस समथिंग रूट्स फ्रैंकली स्पीकिंग, ग्राफ्ट मतलब रूट्स होते हैं। एक जड़ को, एक रूट को आप एक ग्राफ्ट बोल सकते हैं। उनको निकालते हैं। थर्ड स्टेप में उनको जहां हमने छेद बनाए थे, स्लिट बनाए थे, वहां पे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं। अब जो मैंने बताया, दो टेक्निक है, FUT और FUE। FUT ओल्डर टेक्निक है, उसमें पहला स्टेप जो है छेद बनाने का, वो तो कॉमन है दोनों में। दूसरे स्टेप में चेंज है हार्वेस्टिंग, जब हम निकालते हैं। FUT में क्या होता है कि दोनों कान के बीच वाला जो सबसे अच्छा डोनर होता है, लगभग 1 इंच की स्किन को मार्क किया जाता है और उतनी स्किन को कट करके निकाल लिया जाता है और बाकी को फिर टांका लगा के वापस उनको सिल दिया जाता है। तो वो जो मैंने 1 इंच का स्ट्रिप निकाला है, उसको अंडर माइक्रोस्कोप मैं उसमें से एक एक रूट को अलग अलग चॉप करके अलग अलग करता हूँ और उनको फिर लगाता हूँ। एंड FUE में सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हम स्किन वगैरह कुछ नहीं निकालते हैं, स्पेशल सर्कुलर पंचेस आते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे जस्ट ये आपका स्कैल्प है, वो पंच ऐसा रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ऐसा घूमता हुआ जाता है, ये आपका बीच में जैसे बाल है, अराउंड हम वो इंस्ट्रूमेंट को टच करते हैं तो वो उसको अलग कर देता है और उसको प्लग करके बाहर निकाल लेते हैं। तो वो रूट पूरी बाहर आ जाती है और वो जो रूट जब आ गई, उनको फिर हम यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। तो क्योंकि हम इंडिविजुअल एक एक रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई टाका वगैरह वाला कोई प्रोसेस नहीं रहता। तो FUE इज रिलेटिवली न्यूअर एंड मोर एडवांस्ड। इसमें डाउन टाइम कम है, रिकवरी टाइम कम है, रिजल्ट ज्यादा बेटर है। क्योंकि FUT में मैक्सिमम हम 3200 से ज्यादा ग्राफ्ट हार्वेस्ट नहीं कर पाते सिंगल सेशन में। और FUE में तो इतनी लिबर्टी है कि मैंने लगभग 8-8 हजार ग्राफ्ट भी किए हैं एक सेशन में। तो कैल्प के बाल अगर कम पड़ गए तो वी टेक बियर्ड हेयर्स, चेस्ट हेयर्स, अंडर आर्म हेयर्स, ग्रोइन हेयर्स, बट ऑफ कोर्स प्रायोरिटी
स्कैल्प हेयर, उसके बाद बियर्ड, उसके बाद चेस्ट, ऐसा हायरार्की है। Okay. आप रैंडमली पेशेंट बोलेगा नहीं मैं सर के बाल नहीं दूंगा, आप मेरे बियर्ड के चेस्ट के ले लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता। हायरार्की वाइज हमें जाना पड़ता है। प्रायोरिटी हमेशा स्कैल्प एंड बियर्ड हेयर ही होते हैं ट्रांसप्लांट में। As you said, FUT ओल्डर टेक्निक है। Is it like this कि अब हर एक केस में we can go for FUE या ऐसा कुछ है? आप FUE तो लगभग सारे केसेस में जा सकते हैं। अच्छा। कुछ केसेस में अभी भी हम FUE और FUT का कॉम्बिनेशन भी करते हैं, जब Okay. बहुत ज्यादा ग्राफ्ट चाहिए होता है। लाइक वी कैन सी, जैसे सर हम बॉलीवुड्स वगैरह में हम देखते हैं, आई डोंट नो मे बी दे आर क्लीन शेवन और जैसे कि हम अनुपम खेर जी को देखते हैं, वो हमको क्लीन शेव देखते हैं। आर दे रियली क्लीन शेव, मतलब उनका बिल्कुल नहीं है बाल? अनुपम खेर जी को या अमरीश पुरी को जो हम देखते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट शेव दिखते हैं? नहीं, अमरीश पुरी का सॉरी अनुपम खेर की आप बात करें ना, अनुपम खेर जी को जब मैंने लास्ट देखा था, ओके, तो उनका जो मैंने आपको बताया ना, ही हैज ग्रेड 7 बॉल्डनेस, एक्सट्रीम Okay. एंड ऑफ बॉल्डनेस। साइड का सिर्फ एक पट्टी और पीछे का एरिया बचा हुआ है थोड़ा सा, Okay, हार्डली okay. 1.5 इंच का एरिया, वो एक्सट्रीम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है। अब लोगों का अपना अपना है, कुछ लोग चाहते हैं क्लीन शेवन लुक रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बट दे डू हैव अ सर्टेन, यस कंप्लीट बॉल्डनेस इट्स वेरी रेयर कि सर के पूरे ही बाल चले जाएं। ओके, बहुत ही रेयर है, मैंने आज तक ऐसा एक भी पेशेंट नहीं देखा। ओके ओके ओके। एंड आई मे थिंक कि ये उनकी पर्सनल चॉइस होगी, हाँ, of course. बट अगर ऐसा कोई है पर्सन, उनका भी ट्रांसप्लांट हो सकता है? देखिए, They can ग्रेड recover? 7 में क्या होता है कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ हेयर्स एक्सीड्स फार बियॉन्ड Okay. व्हाट इज प्रेजेंट। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स में हम या तो पैच या विग सजेस्ट कर देते हैं, बट कई होते हैं पेशेंट्स एडमेंट होते हैं कि नहीं लगाइए, जितना निकल सकता है उतना ही लगाइए। तो थोड़ा लगभग आधा हेड या 75% एरिया कवर होता है, वो बालों को लंबे रख के बाकी को वो मैनेज कर लेते हैं। ओके। और हाँ। ऐसा है ना कि लाइक उस कंडीशन में तो ऐसा है कि जितना आ जाए इट्स लाइक यस, क्योंकि क्या होता है, देखिए पैच में और विग में प्रॉब्लम है कि हर समय आपको एक सबकॉन्शियस फियर रहता है कि इसको ये हिल ना जाए, है ना। मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही वाज अ यंग चैप, 26-27 साल का था, ही वाज अ बैंक मैनेजर इन उड़ीसा। वो मेरे पास आया, उसका सामने का ना छोटा सा पैच था, ग्रेड 3 बॉल्डनेस हम बोलते हैं, तो उसने विग लगाया हुआ था। मैंने बोला आप विग लगाते हो, आप कंटिन्यू करो, क्यों आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो? ही सेड आई वाज विद माय गर्लफ्रेंड राइडिंग अ बाइक, और मेरा विग का जो पैच है वो हिल गया। ओके, तो इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। तो वो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि आई नीड टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। किस स्टेज में बेसिकली लाइक वन शुड कम टू यू, लाइक ड्यूरिंग दे नोटिस द फर्स्ट सिग्नल, या फिर इज देयर समथिंग लाइक दिस, या किस स्टेज तक आपसे मिलना बेटर है? लाइक व्हाट इज द थिंग लाइक देखिए, दिस? किस स्टेज के लिए बोलूं, अगर हेयर थिनिंग स्टार्ट हो रही है, सडनली जो मैंने बताया ना फ्रंटो टेम्पोरल एंगल में सबसे पहला थिनिंग, यहाँ पे आपको लगे कि आपके बाल पतले हो रहे हैं, कंपेयर कीजिए। सबसे आसान तरीका है, यहाँ से एक बाल तोड़ के निकालिए, Okay. सर के पीछे से एक बाल तोड़ के निकालिए, Okay. और दोनों को साइड बाय साइड आप देखिए, तो एक स्टार्क डिफरेंस दिखेगा। थिनिंग, अगर ये बाल पतला है सामने वाला, मतलब थिनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो वो अच्छा स्टेज है मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। मेडिकल इंटरवेंशन से मेरा मतलब है मेडिसिन, सीरम्स, मे बी PRP। और जब बॉल्डनेस आ चुकी है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 है, उस समय फिर रादर देन वी आर वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम ऑन स्टफ्स लाइक मेडिसिन एंड PRP, डायरेक्टली गो फॉर ट्रांसप्लांट। जैसा मैंने बताया ना, बॉल्डनेस आ चुकी है, वहां पे कोई चीज काम नहीं करेगी एक्सेप्ट हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कब आए? क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। मुझे जब तक ये रियलाइज नहीं होता कि मेरे सर में बाल नहीं है और मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, तब तक मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊं, तो वो तो पर्सनल मैटर हो जाता है। लेकिन हाँ, इंटरवेंशन कब करना चाहिए, जैसा मैंने बताया आपको, जैसे ही लगे यहाँ पे बाल थिन होना स्टार्ट हो गया, और आप दूसरी बात आपने ये देखा कि आपके फैमिली मेंबर्स में, दोनों मदर और फादर के साइड में, अगर कोई इमीडिएट रिलेटिव बॉल्ड है, तो आपने कुछ ना कुछ % जीन तो इनहेरिट किए हैं उनसे, तो ये इट्स अ गुड टाइम टू इंटरवीन।